अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मोबाइल ख़रीदने के हवाले से जो हमारी वीडियो सीरीज़ चल रही है उसके सिलसिले की ये आखिरी वीडियो है। अब तक आपने पिछली 3 वीडियोस के अंदर मोबाइल के प्रोसेसर, रैम, रोम और पिक्सल्स और डिस्प्ले वगैरह और इसी तरह और बहुत सारी बातों के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल की। आज इस सिलसिले में चंद एक और ज़रूरी बातें आपके गोशगुजार करूँगा, जिसको सुन के उम्मीद है कि आपकी और बहुत सारी जहनी कन्फ्यूजन्स जो हैं वो दूर हो जाएंगी और आप आइंदा एक अच्छा मोबाइल ख़रीदने के हवाले से बेहतर मालूमात जो है वो हासिल कर सकेंगे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, प्रोसेसर के बाद बतौर कस्टमर हम जो सबसे अहम चीज़ नज़रअंदाज करते हैं वो यूज़र इंटरफेस है। यहाँ पर एक मजबूरी भी है कि अच्छे यूज़र इंटरफेस के हामिल फ़ोन काफ़ी महंगे या ओवर प्राइस्ड होते हैं। इस वक्त मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम में 2 सिस्टम मशहूर हैं, एक iOS और एक एंड्रॉयड। iOS ऑपरेटिंग सिस्टम सिर्फ एप्पल डिवाइसेस में होता है और अपने आप में एक बेहतरीन ऑपरेटिंग सिस्टम समझा जाता है। बल्कि यूं कहा जा सकता है कि मोबाइल की दुनिया में iOS से बेहतर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम है ही नहीं। ख़ास तौर पर एप्पल प्राइवेसी और सिक्योरिटी के हवाले से बहुत ताकतवर गिरफ्त रखता है। हाँ, इसमें कस्टमाइजेशन की कुछ कमी है, लेकिन एप्पल आहिस्ता आहिस्ता कस्टमाइजेशन की कमी भी दूर कर रहा है। पिछली अपडेट के बाद अब आप आईफोन में विजेट्स वगैरह भी लगा सकते हैं। iOS ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। दूसरी तरफ एप्पल iOS के साथ सॉफ्टवेयर की हार्डवेयर के साथ इंतहाई बेहतरीन इंटीग्रेशन करके अपने मोबाइल की परफॉर्मेंस को 4 चांद लगा देता है। यही वजह है कि 4 GB रैम वाला आईफोन 8 GB रैम वाले एंड्रॉयड से बेहतर मल्टीटास्किंग कर लेता है। दूसरी तरफ सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड है। एंड्रॉयड ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है, यानी दुनिया के कोई भी कंपनी एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर बिल्कुल मुफ्त बिला इजाज़त इस्तेमाल कर सकती है, जबकि गूगल सर्विसेज के लिए गूगल की तरफ से लाइसेंस लेना पड़ता है। यही वजह है कि गूगल और हवावे की लड़ाई के बावजूद हवावे ओपन सोर्स होने की वजह से एंड्रॉयड तो इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन ये एंड्रॉयड गूगल प्ले सर्विसेज से महरूम है। अब एंड्रॉयड इस्तेमाल करने वाली कंपनियां और मोबाइल इतने ज़्यादा हैं कि गूगल के लिए हर एक को संभालना नामुमकिन है। इसके मुकाबले में एप्पल हर साल सिर्फ 2-3 डिवाइसेस लॉन्च करता है जिनके सॉफ्टवेयर को संभालना बहुत आसान है। एंड्रॉयड के प्योर एक्सपीरियंस को स्टॉक एंड्रॉयड या वैनिला या प्योर एंड्रॉयड कहा जाता है। ये एंड्रॉयड का सबसे खूबसूरत और बेहतरीन एक्सपीरियंस है। इस वक्त गूगल पिक्सल और नोकिया फ़ोन्स में स्टॉक एंड्रॉयड मिलता है, जबकि इसके बाद सारी कंपनियां अपनी स्किन डाल देती हैं। मसलन वन प्लस की स्किन ऑक्सीजन UI, सैमसंग की वन UI, ओप्पो की कलर UI, वीवो की फन टच UI, श्याओमी की MI UI, हुआवे की EMUI, रियलमी की रियलमी UI और इन्फिनिक्स की XOS। इस तरह हर कंपनी एंड्रॉयड को कस्टमाइज करके इसमें नए फीचर्स डाल देती है और साथ में बहुत सारा ब्लॉटवेयर भी डाल दिया जाता है। अब सवाल यह है कि ब्लॉटवेयर क्या होता है? वो गैर ज़रूरी एप्लीकेशंस जो एंड्रॉयड का हिस्सा नहीं है, जैसे सैमसंग के अक्सर फ़ोन्स में माइक्रोसॉफ्ट की एप्लीकेशंस होती हैं, या कुछ फ़ोन्स में UC ब्राउज़र और इसी तरह की एप्लीकेशंस जो कि इंतहाई फजूल बाज़-औक़ात यूज़र अनइंस्टॉल भी नहीं कर पाता। अब अपना यूज़र इंटरफेस डालने का एक तो फ़ायदा भी होता है कि यूज़र के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस मिल जाते हैं, नई नई सेटिंग्स मिल जाती हैं, लेकिन इसके साथ नुकसान में सॉफ्टवेयर बहुत हैवी हो जाता है और बजट रेंज में मोबाइल ये सॉफ्टवेयर ठीक तरह से नहीं चला पाते, क्योंकि फ्लैगशिप रेंज में तो प्रोसेसर बहुत फास्ट होता है, इस वजह से वो सारे मामलात हैंडल कर लेता है। लेकिन बजट रेंज में प्रोसेसर भी कमज़ोर सा होता है, तो हैवी कस्टमाइज्ड स्किन को बर्दाश्त करना इसकी औकात से बाहर चला जाता है। इस वक्त एंड्रॉयड मोबाइल की दुनिया में सबसे बेहतर स्किन वन प्लस की ऑक्सीजन OS की है, जबकि दूसरे नंबर पे आप सैमसंग की वन UI को रख लें। इससे पहले सैमसंग की सैमसंग एक्सपीरियंस बहुत ही हैवी और फजूल स्किन थी।
उसके बाद हुआवे का नंबर आ जाता है। इमोशन यूआई एक बेहतरीन स्किन है। फिर Xiaomi और Oppo, Vivo वगैरह आ जाते हैं। बजट रेंज के मोबाइल में हमारे पास स्किन का ज़्यादा इंतखाब नहीं होता। अब कुछ बात बैटरी की। मोबाइल में आजकल लगभग एक ही तरह की बैटरियां हैं, इसलिए इसमें कोई फ़र्क ज़्यादा नहीं किया जा सकता कि फ़लाँ कंपनी के मोबाइल में अच्छी बैटरी है। बैटरी कैपेसिटी से ही अच्छी बैटरी का पता चलाया जाता है। बैटरी कैपेसिटी को mAh में मापा जाता है। 4000 mAh, 5000 mAh, 3500 mAh, इस तरह बैटरी कैपेसिटी बताई जाती है। बैटरी टाइमिंग मोबाइल में मौजूद प्रोसेसर, उसकी डिस्प्ले, यूज़र इंटरफेस और एप्लीकेशंस पर मुनहसर होती है। हाँ, चार्जिंग के हिसाब से कुछ कंपनियां बेहतरीन काम कर रही हैं, जिनमें OnePlus, Vivo और Oppo शामिल है। यहाँ जिन लोगों को नहीं पता उनको बताता चलूँ कि OnePlus, Oppo, Vivo, Realme ये चारों कंपनियां असल में एक कंपनी की मलकियत है। BBK इलेक्ट्रॉनिक्स इनकी पेरेंट कंपनी का नाम है। इसी वजह से इन कंपनियों की टेक्नोलॉजी बाज़ औक़ात आपस में शेयर होती रहती है। ख़ास तौर पर चार्जिंग टेक्नोलॉजी मुख्तलिफ नाम से लेकिन एक जैसी ही होती है। अभी हाल ही में वीवो ने 105 वाट की ग्राउंड ब्रेकिंग फास्ट चार्जिंग का ऐलान किया है। उससे पहले OnePlus, Oppo, Vivo और Realme वगैरह डैश चार्जिंग और वॉक चार्जिंग के नाम से फास्ट चार्जिंग फराहम कर रहे हैं। फास्ट चार्जिंग की दौड़ में सैमसंग और Xiaomi भी पीछे नहीं है। हाँ, इस दौड़ में अगर कोई कंपनी पीछे है तो वो एप्पल है। खैर, नॉर्मल चार्जिंग 10 वाट की होती है। आप अगर चार्जर को गौर से देखेंगे तो आपको चार्जिंग वाट लिखे हुए नज़र आ जाएंगे। इस वक्त मिड रेंज फ़ोन्स में 30 वाट चार्जिंग आम बात है। Redmi Note 8 Pro 30 वाट, Realme 6 30 वाट, Huawei Nova 7i 40 वाट, Vivo S1 Pro 18 वाट, Redmi Note 9s 18 वाट, जबकि बजट रेंज में अक्सर कंपनियां वही 10 वाट वाली नॉर्मल चार्जिंग फराहम कर रही हैं। चार्जिंग स्पीड अक्सर प्रोसेसर पर इन्हिसार करती है। अच्छा प्रोसेसर तेज़ रफ्तार चार्जिंग करने में मदद देता है। इस वजह से मैं कहता हूं कि प्रोसेसर मोबाइल की हर चीज़ से जुड़ा होता है, जिसे हम बिल्कुल भी नज़रअंदाज कर देते हैं। फास्ट चार्जिंग के दौरान बैटरियां अक्सर हीट हो जाती। इसका हल यूँ निकाला गया है कि मोबाइल में एक की बजाय 2 बैटरियां लगा दी जाएं, ताकि एक बैटरी गर्म हो तो दूसरी चार्ज होने लग जाए। लेकिन बजट रेंज में एक ही बैटरी होती है और वो जब गर्म होती है तो चार्जिंग स्पीड कम हो जाती है। पाकिस्तान जैसे गर्म मुल्क में फास्ट चार्जिंग ज़्यादा अच्छे से काम नहीं कर पाती। हाँ, सर्दियों में ज़ाहिर बात है ठीक काम करती। अब चलते हैं फ़ोन के स्टोरेज की तरफ। स्टोरेज 2 तरह की होती है, रैम और रोम। रैम आपके मोबाइल में मल्टीटास्किंग के दौरान मदद देती है और ऐप स्विचिंग को स्मूथ बनाती है। रैम की भी मुख्तलिफ वैराइटीज़ हैं, DDR4X और DDR5X। आजकल जदीद फ़ोन्स में 5वां वर्जन चल रहा है। रोम आपके मोबाइल की स्टोरेज को कहते हैं। रोम की भी मुख्तलिफ टाइप्स हैं, UFS 2, UFS 3, UFS 3.1। जितना नंबर बढ़ता जाएगा रीड राइट स्पीड ज़्यादा होती जाएगी। ऐप ओपनिंग फास्ट होगी, डाटा ट्रांसफ़र फास्ट होगा, एप्लीकेशन इंस्टॉल फास्ट होगी। 4K 8K वीडियो रिकॉर्डिंग आसानी से कर लेंगे। अब चलते हैं GPU की तरफ। GPU सबसे ज़्यादा फ़ायदा गेमिंग में पहुंचाते हैं, ख़ास तौर पर PUBG, Fortnite, COD जैसी गेम्स जो कि ग्राफिक्स बेस्ड हैं, वहाँ GP ज़्यादा अहमियत रखता है। इसके अलावा GPU आपकी वीडियो एडिटिंग, फ़ोटो एडिटिंग, रेंडरिंग में भी मदद देता है। लेकिन सबसे ज़्यादा काम मोबाइल में गेमिंग में ही होता है। मैं आपको मिसाल दे के समझाता हूँ। Redmi Note 8 Pro में जो GPU है वो Mali G76 है, जबकि Redmi Note 9 Pro में जो GPU है वो Adreno 618 है। अब Note 9 का प्रोसेसर Note 8 से बेहतर है, लेकिन GPU कमज़ोर होने की वजह से PUBG गेम में
फ्रेम रेट कम होते हैं। Redmi Note 9 Pro में PUBG मोबाइल में जो फ्रेम रेट मिलते हैं वो 40 फ्रेम्स पर सेकंड है, जबकि Redmi Note 8 Pro में PUBG मोबाइल में 60 फ्रेम्स पर सेकंड मिलते हैं। अब CPU Note 9 का ताकतवर है, लेकिन GPU Note 8 का, तो इस वजह से Note 8 की गेमिंग परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी है। यहाँ पर एक बात कूलिंग फैक्टर के हवाले से भी ज़रूर करनी है। लैपटॉप और डेस्कटॉप में प्रोसेसर के साथ बड़े बड़े हीट सिंक और फैन लगे होते हैं। अब ज़ाहिर है मोबाइल प्रोसेसर छोटे ही सही, गर्म तो ये भी होते हैं। इनको ठंडा करने के लिए मोबाइल में मुख्तलिफ कूलिंग टेक्नोलॉजीज़ दी जाती हैं। लिक्विड कूलिंग, वेपर चैम्बर कूलिंग, हीट सिंक पाइप, इस तरह मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज़ हैं जो प्रोसेसर को भारी इस्तेमाल के दौरान ओवरहीट से बचाती हैं। 50,000 से कम कीमत में पाकिस्तान में सिर्फ एक मोबाइल है जो लिक्विड कूलिंग फ्राहम कर रहा है, और वो Redmi Note 8 Pro है। इसके अलावा मोबाइल में वाटरप्रूफ, वायरलेस चार्जिंग, स्टीरियो स्पीकर, IR ब्लास्टर, जायरोस्कोप, USB पोर्ट वगैरह, बस यही चीज़ें बचती हैं। वाटरप्रूफ और वायरलेस चार्जिंग को फ़िलहाल लग्जरी फीचर माना जाता है, इस वजह से ये फ्लैगशिप फ़ोन्स में होती हैं। IR ब्लास्टर Xiaomi लगभग हर मोबाइल में फ्राहम करता है, जिससे आप मोबाइल से टीवी, AC वगैरह को कंट्रोल कर सकते हैं। जायरोस्कोप VR और गेमिंग में बहुत कारआमद चीज़ है। कुछ कंपनियां इस जैसे अहम फीचर को भी झंडी गिरा देती हैं। स्टीरियो स्पीकर का मतलब यह है कि आपके मोबाइल में 2 स्पीकर हैं। वैसे तो लगभग हर मोबाइल में 2 स्पीकर होते हैं, यानी एक पर कॉल सुनी जाती है और एक पर गाने, रिंगटोन्स वगैरह, लेकिन स्टीरियो साउंड में कॉल वाला स्पीकर अच्छा लगाया जाता है या अजाफी स्पीकर लगाया जाता है ताकि 2 तरफ से साउंड आए। USB पोर्ट्स के हवाले से बात कर लेते हैं। USB पोर्ट्स में 2 तरह की पोर्ट्स इस्तेमाल की जा रही हैं, माइक्रो USB पोर्ट और USB-C पोर्ट। अगरचे एप्पल आईफोन में अभी तक आउटडेटेड लाइटिंग पोर्ट इस्तेमाल करता है, बजट रेंज में अक्सर फ़ोन्स में माइक्रो USB पोर्ट दी जा रही है, जबकि मिड रेंज और फ्लैगशिप फ़ोन्स में USB-C पोर्ट लगाई जाती है। USB-C पोर्ट मोबाइल की और लैपटॉप की दुनिया का फ्यूचर है। इसकी मदद से डाटा ट्रांसफ़र फास्ट होता है, फास्ट चार्जिंग में मदद मिलती है, दोनों साइड दोनों तरफ लगा सकते हैं, मोबाइल को लैपटॉप और लैपटॉप को मोबाइल के चार्जर से चार्ज कर सकते हैं। खैर ये चंद चीज़ें थी जो मेरे नज़दीक आपको मोबाइल ख़रीदते हुए देखनी चाहिए। हाँ, सबसे अहम चीज़ बजट है। अगर आपके पास 2-3 लाख का बजट है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप आईफोन लें, सैमसंग लें या OnePlus का फ़ोन लें, आपको सब फीचर्स मिलेंगे, लेकिन जहां बजट कम होता है वहीं आपको चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता कम मिलती हैं। एक फीचर मिलेगा तो दूसरा अहम फीचर नहीं मिलेगा, इसलिए याद रखें बजट रेंज में कोई भी फ़ोन परफेक्ट नहीं होता। बजट रेंज में मेरी तरजीह प्रोसेसर होती है कि सबसे अच्छे प्रोसेसर वाला फ़ोन इस बजट में ले लिया जाए। एक आम यूज़र को कितना महंगा फ़ोन लेना चाहिए, इसके 2 जवाब हैं, लग्जरी और शौक या ज़रूरत। शौक और फजूल पैसा हो तो आप 3-4 लाख वाला गैलेक्सी फोल्ड ले लें। शो ऑफ करना हो, दौलत की नुमाइश करनी हो, तब भी आप 2-3 लाख का आईफोन ले लें। लेकिन आप अगर फेसबुक और व्हाट्सएप यूज़र हैं, नॉर्मल कभी कभार गेम खेल लेते हैं या कभी कभार ही कोई फ़ोटो बना लेते हैं, तो आपको 30,000 से ज़्यादा महंगा फ़ोन नहीं लेना चाहिए। आपको परफॉर्मेंस अच्छी चाहिए और गेमिंग में PUBG खेलते रहते हैं, तब आप 40,000 तक का फ़ोन ले लें। आप कोई प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र हैं या वीडियोस बनाते हैं या फिर गेमिंग टूर्नामेंट खेलते हैं, तब आप 1-2 लाख वाला ले सकते हैं। हाँ, एक नॉर्मल यूज़र जिसने व्हाट्सएप फेसबुक चलानी है वो 30,000 वाला वो फ़ोन लेकर बाकी पैसे कहीं इन्वेस्ट कर दें। बहरहाल ये तो मेरी ज़ाती राय है जी। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की लास्ट एपिसोड। उम्मीद है कि इन 4 एपिसोड्स को सुनने के बाद अब आप यकीनन कोई भी मोबाइल ख़रीदने से पहले कुछ न कुछ ज़रूर सोचेंगे और जिस भी शॉप पे जाएंगे वहाँ मोबाइल ख़रीदने से पहले
उसके बारे में कुछ न कुछ मालूमात दुकानदार से हासिल करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। इंशाल्लाह बहुत जल्द किसी नई वीडियो के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।